हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और उसमें मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल पोर्शन में मैंने आपको बताया था कि हमने 3 अकाउंट बनाने सीखने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। तो आज का हमारा टॉपिक है रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है। और आपको एक चीज आपकी नॉलेज के लिए और बता दूं कि आपको इस चैप्टर में से मोस्टली हर एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक बार हुआ था 2 साल पहले, जब इसमें से चॉइस के साथ 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था लॉन्ग में। लेकिन मोस्टली इसमें से क्वेश्चन आता है जो वो 6 मार्क्स का होता है। तो 6 मार्क्स आप बहुत अच्छे से सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही छोटा चैप्टर है ये हमारा। इसी वजह से मैंने आपको ये चैप्टर पहले स्टार्ट करवाया। तो हमारा चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और हमारा टॉपिक है रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट में हमारे पास क्या रहता है कि हमने अपने एसेट्स को क्या करना है, ऑल एसेट्स आर रियलाइज्ड, मतलब सोल्ड ऑफ। हमने इसे सोल्ड करना है और ऑल लाइबिलिटीज आर पेड ऑफ। तो इसके बाद हम बनाते हैं हमारा एक्चुअल रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या बनेगा। आपकी बुक में हमेशा जो आपको फॉर्मेट दिया होगा उसमें क्या दिया होगा कि कौन कौन सी आइटम आएगी। लेकिन मैं आपको आज इस टॉपिक में जो हमने स्टार्ट किया है, हमने जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, इसमें मैंने आपको बताना है कि हमने कौन कौन सी आइटम नहीं लेनी, क्योंकि जो आइटम्स नहीं इंक्लूड होंगी वो कम है और जो इंक्लूड होंगी वो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से हम उसी चीज़ को पढ़ेंगे जो चीज़ इंक्लूड नहीं होगी। तो मैंने एक फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट वही जो हम शुरू से बनाते आ रहे हैं। कौन सा फॉर्मेट? पर्टिकुलर अमाउंट। मैं यहां पर हेडिंग लिख देता हूं, रियलाइजेशन अकाउंट। और हमारा फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या होगा? मैं आपको एक फेस दिखाता हूं कि अपने क्वेश्चन का फेस क्या होगा। कि हमारे क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में आएगा, जहां हमने जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करने हैं, उसमें आपको कैसी शक्ल मिलेगी क्वेश्चन की और आपको कैसे करना है, उसको मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास कैसा क्वेश्चन होगा जो हमने स्टार्ट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन में हमेशा एक बैलेंस शीट गिवन होगी। ऐसे हमारे पास एक बैलेंस शीट गिवन होगी जिसमें हमें क्या दिया होगा, डाटा दिया होगा उस डेट का जिस डेट को हमने इस बिजनेस को बंद करना है। और साथ में ही हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दी होंगी। उस एडजस्टमेंट्स में क्या होगा, हमें बताया होगा कि कौन सा एसेट कितने का सेल हुआ। क्योंकि ये तो है नहीं, अगर हमने सोच लिया कि 10,000 की चीज़ है, हमने 10,000 में ही सेल करनी है, तो वो पक्का ही 10,000 में बिक जाएगी। तो हो सकता है उसका प्राइस कम रह जाए और हो सकता है उसका प्राइस बढ़ जाए। तो हमें नीचे गिवन होगा कि हमारी एसेट्स कितने की सेल हुई है और हमारी लाइबिलिटीज हमने कितनी पे की है। मतलब हो सकता है हमारे कोई क्रेडिटर्स हों जिनको हमने 10,000 देना था, उनको हमने एग्री कर लिया कि सर आप, हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, हम कंटिन्यू लॉस से सफ़र कर रहे हैं, हमारे पास देने को पैसा नहीं है, तो हमारी रिक्वेस्ट है आप 9,000 ले लो, आप 9,500 ले लो, 8,000 ले लो। मतलब हो सकता है हमने कम पे किया हो। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है,
हमें ये क्वेश्चन गिवन होगा और हमने क्या करना है, जितने भी एसेट्स हैं, आपको ये तो पता ही है कि राइट साइड फॉर एसेट्स, लेफ्ट साइड फॉर लायबिलिटी बैलेंस शीट की, तो हमने इनको इनकी ऑपोजिट साइड पर, ऑपोजिट डायरेक्शन पर लिख लेना है हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में। मतलब जो अमाउंट हमें राइट साइड पर दी हुई है, जो आइटम्स हमारे पास राइट साइड पर है, उसे हम लेफ्ट साइड पर लिखेंगे, और जो लेफ्ट साइड पर गिवन है उसे हम अपनी राइट साइड पर लिखेंगे। तो लिखना क्या नहीं है, बाकी तो सारा कुछ ही लिखना है। टू ऑल एसेट्स, टू ऑल एसेट्स, हमारे सारे एसेट्स एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है, बुक वैल्यू का क्या मतलब होता है, जो बुक हमारी बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन होती है, जो हमें क्वेश्चन गिवन होगा उसमें मैंने आपको बताया एक बैलेंस शीट हमें गिवन होगी, तो जो बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन होगी हमने वही वैल्यू यहां पर राइट डाउन करनी है, उसे हम क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू बोलते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, इन चीजों को छोड़कर बाकी सारे एसेट्स लिखने हैं। कौन सी चीजों को छोड़कर, सबसे पहले कैश, नंबर सेकंड बैंक, नंबर थर्ड अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है एसेट साइड पर, नंबर फोर्थ एडवर्टाइजमेंट, नंबर फिफ्थ अगर किसी पार्टनर की कैपिटल गिवन है। हो सकता है आपने +1 में पढ़ा हो कि कैपिटल का बैलेंस एसेट साइड पर भी आ सकता है जब नेगेटिव हो, तो अगर कई बार किसी पार्टनर की कैपिटल नेगेटिव है तो हमने उसे एसेट साइड पर लिख लेना है। तो अगर एसेट साइड पर लिखी हुई है तो हमने यहां पर नहीं लिखना। सेम ही अगर पार्टनर का करंट अकाउंट गिवन है, क्या, पार्टनर का करंट अकाउंट, अगर पार्टनर का लोन गिवन है, लोन भी नहीं लेना। ये वाली आइटम्स जो मैंने लिखी है, इन आइटम्स को हमने नहीं लिखना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गई आइटम्स। तो सर हमें याद करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज सोचो आप, इसमें क्या कॉमन चीज है, मतलब मैंने ये आइटम्स लिखी है, बुक में तो कहीं गिवन नहीं है, तो मैंने कहां से ली ये आइटम, मुझे कैसे पता चला कि इन इन आइटम्स को मैंने इंक्लूड नहीं करना। ये वो वाली आइटम्स हैं, मैंने हेडिंग में ही लिखा, क्या लिखा कि हमने एसेट्स को सोल्ड करना है हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में। क्या आप कैश को सोल्ड कर सकते हो, मतलब सेल कर सकते हो? कैश को बेचोगे तो क्या लोगे, कैश ही फिर आ जाएगा, तो कैश को हम सेल नहीं कर सकते। सेम ही बैंक बैलेंस को आप सेल कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो बैंक बैलेंस भी हमारा नहीं लिखा हमने। प्रॉफिट एंड लॉस को कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो वाला लॉस है जो हमने ऑलरेडी कमा लिया है, मतलब हमने जो लॉस से सफर किया है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, अगर आपने किसी को 2-4 साल के लिए पैसा दे दिया, क्या आप उसको सेल कर सकते हो, नहीं कर सकते। सेम ही आप पार्टनर्स की कैपिटल, करंट और लोन को भी सेल नहीं कर सकते। इसी वजह से हमने इन पैसों को, इन अमाउंट्स को, इन आइटम्स को यहां पर नहीं लिखना। या कोई ऐसा पैसा जिससे हमारे पास पैसा ना आने वाला हो, कोई भी ऐसी एसेट्स हो, तो उसको हमने यहां पर राइट डाउन नहीं करना है। ये लॉजिक है, ये रूल है रियलाइजेशन अकाउंट का। समझ आया आपको? ऐसी एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट नहीं होंगी उनको हमने यहां पर लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास क्या आया, अच्छा सर पार्टनर का लोन तो कैश में कन्वर्ट हो सकता है, ये भी तो क्वेश्चन बनता है। जो पार्टनर है, अगर पार्टनर ने हमसे लोन लिया या हमने लोन दिया, वैसे तो ये लोन लिया हुआ है क्योंकि ये हमारा एसेट है, एसेट साइड पर अगर गिवन होगा इसका मतलब यही है हमने पार्टनर को लोन दिया। तो अगर हमने पार्टनर को लोन दिया तो हम तो उससे पैसा ले सकते हैं, तो पार्टनर का लोन तो हम रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये कौन पर्सन है, पार्टनर है, तो पार्टनर की सेटलमेंट अलग से ही होगी। इसी वजह से हमने रियलाइजेशन में इसकी सेटलमेंट नहीं करनी। और अगर
मिसिस का हो, मतलब उसके स्पाउस का हो। मान लो अगर ए हमारा पार्टनर है और मिसिस ए ने लोन लिया, फिर हमने लेना है, क्योंकि वो हमारे लिए थर्ड पर्सन हो गया। अगर खुद पार्टनर होगा फिर नहीं लेना। अगर मिसिस ए होगी, जब मिसिस ए हमारी पार्टनर है और मिस्टर ए से हमने लोन लिया, फिर हमने लेना है। मतलब अगर उसका हस्बैंड या वाइफ से हम लोन लेंगे तो हमने यहाँ पर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए वो एसेट या लायबिलिटी बन जाएगी और थर्ड पर्सन माना जाएगा उसे। इसी वजह से हमने यहाँ पर उसे लिख लेना है। और नंबर सेकेंड, यहाँ पर क्या आएगा, मैंने बताया इस साइड को इस साइड पर लाना है और इस साइड को इस साइड पर। तो एसेट्स को तो हमने लिख लिया, और लायबिलिटीज कौन कौन सी आएंगी, ऑल लायबिलिटीज, सारी की सारी लायबिलिटीज आपको लिखनी है। बाय ऑल लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट, क्या छोड़ना है आपको, यहां पर क्या छोड़ना है, दो तीन चीजें तो आपको पता ही है, जो हमने एसेट साइड पर ली वो लायबिलिटी साइड पर भी होती हैं। वैसे ज़्यादातर लायबिलिटी साइड पर ही होती हैं, वो हमने इसीलिए ले लिया क्योंकि कई बार आपको आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसके बाद आ गया हमारे पास पार्टनर का लोन अकाउंट, उसके बाद हमारे पास आया रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो, और उसके बाद हमारे पास आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फंड्स। इन चीजों को छोड़कर हमने सारी की सारी लायबिलिटीज लेनी है। तो सर इसमें क्या कॉमन है, जैसे इसमें तो मुझे समझ आ गया कि सर आपने वो वाली आइटम्स नहीं लेनी को बोला है जो आइटम्स को हम सेल नहीं कर सकते, बेसिकली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर कौन सी आइटम्स नहीं लेनी, वो वाला मीनिंग भी बताओ आप। तो इसमें हमने थर्ड पार्टी पेमेंट्स लेनी है और पार्टनर्स की खुद की लायबिलिटी नहीं लेनी। मतलब अगर हमने पार्टनर का कोई पैसा देना है, हमने उस पैसे को इग्नोर करना है फिलहाल के टाइम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल पहले हमने थर्ड पार्टी का मैं आपको सीक्वेंस बताता हूं। सबसे पहले होंगे एसेट्स रियलाइज्ड, सबसे पहले क्या होगा, एसिड सेल होंगे। पैसा आ गया आपके पास, उसके बाद आप क्या करोगे, आउटसाइडर लायबिलिटी पे करोगे। कौन सी, आउटसाइडर लायबिलिटी, मतलब बाहरी लोगों के पैसे, जिसे हम थर्ड पार्टी पेमेंट बोलते हैं। उसके बाद हमने पहली पेमेंट ये गई और सेकंड पेमेंट हमारी आई कौन सी, पार्टनर का लोन, और नंबर थर्ड फिर जाएगी पार्टनर की कैपिटल। ये मैं आपको इसीलिए भी बता रहा हूं क्योंकि ये हमारे टॉपिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें से इस क्वेश्चन पर, इस टॉपिक पर, इस चीज पर हमें कई बार एमसीक्यू भी आ जाता है कि सीक्वेंस ऑफ पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। तो अगर आपको डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के पेमेंट मोड का सीक्वेंस पूछ लिया तो आपको ये वाला सीक्वेंस आप बता सकते हो। तो पहले आउटसाइडर लायबिलिटी, फिर पार्टनर्स का लोन, फिर पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर? लीजिए हम अपने वापस टॉपिक पर आते हैं। तो हमने इन चीजों को नहीं लेना, तो लेना क्या है, जो चीजें बैलेंस बच गई। अगर हम एसिड साइड की बात करें तो किन चीजों को लोगे आप, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स एटसेट्रा, वो आपको पता ही है। और लायबिलिटी साइड की बात करोगे, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन, मिसिज एज लोन मतलब उसकी वाइफ का लोन, या मिस्टर एज लोन जो पार्टनर का स्पाउस है। बेसिकली स्पाउस उनको बोलते हैं जो, अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ को उसका स्पाउस बोला जाएगा, अगर वाइफ है तो उसके हस्बैंड को उसका स्पाउस बोला जाएगा। तो इन चीजों को आपको नहीं लेना। क्लियर? तो अगर
मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको और बताना चाहता हूं, आपको इस चीज को भी ध्यान रखना है। सारे के सारे रिजर्व नहीं लेने, लेकिन वो वाला रिजर्व लेना है जो कि रिजर्व रिलेटेड विथ एनी एसिड्स। मतलब मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूं आपको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अगर किसी एसिड के रिलेटेड कोई रिजर्व हमने बना रखा है, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो अभी ताज़ा ताज़ा करके आए हैं हम टॉपिक, अगर किसी ने नहीं किया तो आप दोबारा से वो वीडियो देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर हमने किसी एसिड के रिलेटेड हमने कोई रिजर्व बना रखा है, उस रिजर्व को हम जरूर लिखेंगे। वो लिखेंगे कैसे? सिंपली लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उसके बाद का ट्रीटमेंट तो मैं आपको बता ही दूंगा। और सेकंड एग्जांपल अगर बात करें तो प्लांट डेप्रिसिएशन रिजर्व। तो कुछ ऐसे रिजर्व हों जिनमें किसी एसिड का नाम आए या किसी एसिड के लिए वो स्पेशली बनाया गया हो, तो उस रिजर्व को हमने लिख लेना है, क्योंकि वो लायबिलिटी साइड पर दिए होंगे, इसी वजह से हमने उसे बाय वाली साइड पर लिखना है। तो ये था हमारा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट मतलब आपको जो समझाने वाली बात थी। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन को लेकर। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन हो तो सर हम कैसे करेंगे उसे, आप प्लीज़ थोड़ा सा उसे भी बताओ। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। उस क्वेश्चन में क्या होगा, हमें क्या गिवन होगा। अगर मैं आपके सामने वही क्वेश्चन रखूँ जो मैंने आपको दिखा